नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो। राजनीति विज्ञान के अंदर अपन पढ़ रहे थे प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक और प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंदर अपन ने काफ़ी विचारकों का अध्ययन किया। अब आज अपन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर चर्चा करेंगे, इनके ऊपर अध्ययन करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये हमें पता है कि उन्हें आधुनिक युग का या भारत का मनु कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक उस समय निम्न जाति जो समझी जाती थी, उस जाति में जन्म लेने के बाद में शिक्षा को एक ऐसा माध्यम बनाया कि शिक्षा के माध्यम से ही सभी छात्र अपन भी जो अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा एक ऐसा जरिया है अपने पास कि शिक्षा से अपन हर मंजिल हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। उस समय इतनी भयंकर के छुआछूत फैली हुई थी कि अंबेडकर जी ने एक जगह बताया है कि भाई पहले जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था के अंदर अपन जितने भी ग्रंथ उठा करके देखेंगे, उनके अंदर मुख्यतया 3 वर्णों का ही वर्णन मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का ही। शूद्र जो थे उस समय शूद्रों के भी शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, तो उनके और ब्राह्मणों के मध्य के अंदर, उन राजाओं और ब्राह्मणों के मध्य में युद्ध हुआ करता था। और इस युद्ध के कारण ब्राह्मण लोग उन शूद्रों से क्या थे, नाराज थे। इसलिए इन व्यक्तियों ने इनके बारे में जितना भी लिखा वो सब गलत लिखा है। बाद में कई ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है, उन्होंने इसका विरोध भी किया था। और एक बार उन्होंने मनुस्मृति को भी, मनु के द्वारा रचित जो मनुस्मृति है उसको भी जला दिया था इन्होंने, इसी कारण से कि उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई शूद्रों को शिक्षा अर्जित करने का ही अधिकार नहीं है। ये कहाँ की बात है बताओ। देखो, जाति ऐसी कोई चीज नहीं है, जाति सभी क्या है, समान है। और एक ही जाति है, कौन सी, मानव जाति। भाई अपन सभी क्या है, मानव है। तो अंबेडकर जी ने भी ये बताया कि मानव जाति है, आपका रक्त और उच्च जातियों का या निम्न जातियों का मान लीजिए रक्त क्या अलग अलग है, एक ही तो कलर है उसका। लेकिन ये तो यहाँ जो स्वार्थी इंसान थे, उन स्वार्थी इंसानों ने क्या कर दिया, भेदभाव कर दिया। तो अपन देखते हैं थोड़ा सा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न प्राप्त करता, लेकिन ये इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न इन्हें प्रदान किया गया। कब, मरणोपरांत, मरने के बाद में मिला है। कब मिला है, 1990 के अंदर इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वैसे 1956 में ही इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। भाई इनका जन्म देखिए, अपन जन्म देखते हैं कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। इनका जो जन्म है वो कब हुआ, 14 अप्रैल 1891 को। वैसे मूलतः तो ये कहाँ के रहने वाले थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम क्या था, अंबवडे नाम था उसका, वहां के ये रहने वाले थे। अंबेडकर जी जो थे, ये इनके माता पिता की 14वीं संतान थे। भाई कौन सी, 14वीं संतान थे। इनसे पहले 13 और हुए हैं, और उन 13 में से यानी इनके सहित कितने हो गए, 14 हो गए। और 14वीं संतान होने के कारण माता का ज़्यादा नज़दीक किया, लेकिन इन्हें ज़्यादा प्यार नहीं मिल सका। क्यों, क्योंकि छोटी आयु में ही, जब ये 6 वर्ष के थे, उसी समय इनकी माता जी का क्या हो गया, देहांत हो जाता है। तो 2 और बड़े भाई थे इनके, और 2 बहनें थी बड़ी, जिनकी शादियां कर दी गई थी। बड़ा भाई भी
पढ़ करके सेना में भर्ती हो गया था। इनके पिताजी भी, इनका नाम क्या था भाई, रामजी राव शकपाल। क्या नाम था, रामजी राव शकपाल। ये सेना के अंदर, ये जो मऊ है, मऊ मध्य प्रदेश में एक छावनी है, वहां ये सूबेदार पद पर कार्यरत थे। सेना के अंदर सूबेदार पद के ऊपर क्या थे, ये कार्यरत थे। इसलिए इनका जन्म जो स्थान है वो क्या है, महू है। वैसे रहने वाले कहाँ के थे ये, अंबवड़े महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन इनके पिता किसमें, सेना के अंदर थे, और महू के अंदर एक छावनी है, उस छावनी में वो सूबेदार थे, तो वहाँ पूरा फैमिली उनके साथ ही रहता था। तो अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को कहाँ हुआ, महू मध्य प्रदेश के अंदर हुआ इनका जन्म। पिताजी का नाम रामजी राव शकपाल था, और माता का नाम क्या था भाई, भीमाबाई। माता का नाम क्या था, भीमाबाई। और इनकी माता जो है, उनका इसने लाड प्यार इन्हें कुछ ही समय तक मिला, यानी इनकी आयु कितनी, 6 वर्ष की थी, उसी समय माता जी का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। उसके बाद में भाई देखिए शिक्षा, अम्बेडकर जी स्कूल में जाते हैं, भाई के साथ इनका एडमिशन करवा दिया जाता है। और शिक्षा यानी अध्ययन के अंदर तो ये इतने मदमस्त रहते थे कि रात्रि को 2-2 बजे तक, रात्रि को 2-2 बजे तक ये अध्ययन करते थे। तब तक इनके पिता जागृत रहते थे। और 1907 के अंदर, 1907 में पहली बार किसी इस जाति के व्यक्ति ने मैट्रिक पास किया। 1907 में जाति क्या थी इनकी, महार। कौन सी जाति थी, महार जाति थी। और ये उस समय भाई थोड़ा इसे निम्न जाति के नाम से जानते थे। तो महार जाति के अंदर ऐसा पहला व्यक्ति जिसने 1907 में क्या किया, मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास किया तो इसकी चर्चाएं चारों ओर होने लगी कि भाई किसी निम्न जाति के व्यक्ति ने एक क्या किया है, किसी स्टूडेंट ने मैट्रिक पास किया है। तो एक समाज सेवक था, उस समाज सेवक के कारण ये एक बड़ौदा के अंदर महाराज थे भाई, बड़ौदा महाराज से मुलाकात होती है। और जब इसके मैट्रिक पास के जो चर्चाएं चल रही थी उसके कारण, और मैट्रिक पास भी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया इन्होंने, उसके कारण बड़ौदा महाराज ने उच्च अध्ययन करने के लिए उच्च अध्ययन के लिए इन्होंने 25 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति बड़ौदा महाराज ने 25 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति देने का निर्णय किया कि भाई उच्च अध्ययन करने के लिए इन्हें उच्च अध्ययन करवाया जाए, क्योंकि इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो मजबूत नहीं थी, थोड़ी कमजोर थी। इस कारण से बड़ौदा महाराज ने निश्चय किया कि 25 रुपए इनको प्रति माह छात्रवृत्ति बतौर दिए जाएंगे। तो भाई इन्होंने एक वहां पर एलिफिस्टन कॉलेज है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में, क्या, एलिफिस्टन कॉलेज से इन्होंने 1912 में क्या किया, स्नातक किया भाई।
एलिफिंस्टन कॉलेज से 1912 में इन्होंने क्या किया, स्नातक किया। स्नातक करने के बाद में ये कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका, कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका के लिए प्रस्थान करते हैं। वहाँ और कई डिग्रियां हासिल करते हैं। बताते हैं कि इनके पास में 32 डिग्रियां थी, जो शायद आज भी किसी व्यक्ति के पास हो सकती है, लेकिन ऐसा असंभव है। उस समय इन्होंने इतनी डिग्रियां हासिल की थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका जैसे ये जाते हैं तो बड़ौदा महाराज जी से एक इनका एग्रीमेंट होता है कि आपको अध्ययन वहाँ करवा देंगे, हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, 10 वर्ष तक, कितने समय तक, 10 वर्ष तक आपको बड़ौदा के अंदर राज्य सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है, इस शर्त के ऊपर इन्हें उच्च अध्ययन करने के लिए या वहाँ जाने के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप वहाँ से मिल जाती है। फिर ये कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपना अध्ययन करते हैं और 1917 के अंदर, 1917 में ये वापस वहाँ से आ जाते हैं। 1917 में ये भारत वापस आ जाते हैं, वहाँ से अपनी सारी पढ़ाइयाँ करके, पीएचडी वगैरह, ये लॉ वगैरह सब कुछ वहाँ करते हैं, बहुत सारी डिग्रियाँ हासिल करते हैं। उसके बाद में भाई ये जैसे ही यहाँ आए तो एक इनका जो शर्तनामा हुआ था, किसके साथ में, बड़ौदा महाराज के साथ में। तो बड़ौदा महाराज के शर्तनामे के अनुरूप इन्होंने वहाँ राज्य के अंदर सेवा करने का निश्चय किया। अब निश्चय किया तो इनको एक पद वहां पर दिया गया, क्या, मिलिट्री सचिव बनाया गया है। क्या बनाया गया, मिलिट्री सचिव। मिलिट्री सचिव का पद दे दिया जाता है, लेकिन वही है कि इनके जो अधीनस्थ कर्मचारी थे वो भी इनसे जातिवाद के कारण छुआछूत करते थे और इनको इतना शिकार होना पड़ा उस समय उन बुराइयों का कि मिलिट्री सचिव से इन्हें वित्त मंत्री का पद मिल जाता है, लेकिन जो समाज में इनको जिन बुराइयों को झेलना पड़ा, जो छुआछूत उस समय पनपा हुआ था, उसके कारण ये दुखी होकर के ये पद भी त्याग देते हैं और वापस कहाँ चले जाते हैं, मुंबई के अंदर चले जाते हैं और वहाँ अपना पैसा जो है वो शिक्षक का अपनाते हैं और एक कॉलेज के अंदर राजनीतिक अर्थशास्त्र के ये प्रोफेसर बनते हैं। उसके बाद ये शिक्षा की अलग जगाते हैं, लोगों को एकत्रित करके। भाई देखो, गांधी जी ने भी आंदोलन चलाए, पंडित नेहरू जी ने भी, बाल गंगाधर तिलक जी ने भी सहयोग किया, बहुत सारे ऐसे अपन विचारक पढ़े हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी है, लेकिन इन्होंने अंदर अपने भारत के अंदर जिन व्यक्तियों को आज़ादी चाहिए कि ये जो सामाजिक जो बंधन है ना, इनसे मुक्ति, वो लड़ाई इन्होंने लड़ी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ी है। इन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, यदि कुछ आपको बनना है, कुछ हासिल करना है, तो आपको सबसे पहले शिक्षा अर्जित करनी ही होगी। इसलिए क्या बनो, शिक्षित बनो। शिक्षित बनने के बाद में क्या रहो, संगठित रहो। और ये हम पढ़ते हैं कि संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है। इसलिए शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तब जाकर के आपको वो मुकाम हासिल हो सकते हैं। तो भाई वैसे 1907 में जैसे मैट्रिक किया ना इन्होंने, तो 1906 में इनका विवाह भी हो जाता है। पहले 1906 में इनका
विवाह होता है। उसके बाद फिर दूसरा विवाह ये करते हैं 1948 के अंदर। 1928 के अंदर 1928 में हमारे यहाँ पर एक आयोग गठित हुआ था। एक अपने यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड पड़ा है, उस समय एक एक्ट पारित हुआ था। कौन सा? रोलेट एक्ट। और रोलेट एक्ट का अध्ययन करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए, उसकी जानकारियां हासिल करने के लिए एक आयोग गठित किया गया था 1928 के अंदर, साइमन कमीशन। कौन सा आयोग? साइमन कमीशन। साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये 1928 में जैसे ही भारत आते हैं तो भारत के अंदर इसका क्या चल रहा था? विरोध चल रहा था। लेकिन अम्बेडकर जी ने इसका विरोध नहीं किया और इन्हें अपनी कुछ बातें बताई, यानी इनका साथ दिया। इससे अन्य लोग क्या हुए? थोड़े नाराज हुए। अब ये तो सही कर रहे थे, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर समाज से प्रताड़ित हो रहे थे। इसलिए भी कैसा समाज? जो एक इंसान अच्छी शिक्षा अर्जित कर रहा है, अच्छा ज्ञान दे रहा है, और उसे फिर प्रताड़ित किया जा रहा है। एक तो अपन आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई आजाद अपने को होना है, लेकिन पहले तो अपन यहाँ से आजाद हों, घर से आजाद हों, अपने समाज से कुछ आजाद हों, तभी तो आगे जाकर के आगे का रास्ता आजादी का होगा। तो ये हुआ भाई। फिर उस समय देखो गोलमेज सम्मेलन भी होते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और उन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अम्बेडकर जी ने वहां जाकर के अपना प्रतिनिधित्व किया और वहां पर आरक्षण के आधार पर अलग अल्पसंख्यकों के लिए अलग से कि भाई इनकी सीटें हैं जो अलग से आवंटित की जाए और वहां इनको मंजूरी भी मिल जाती है। लेकिन गांधी जी ने विचार किया कि ये तो गलत है, इसलिए 1932 के अंदर 1932 में एक इनके मध्य समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। 1932 में पूना पैक्ट, गांधी जी वर्सेस अम्बेडकर जी के मध्य में एक समझौता होता है। कौन सा? पूना पैक्ट के नाम से जिसे जानते हैं। और मजबूरन इनको गांधी जी के सामने थोड़ा झुकना पड़ता है और ये सहमत हो जाते हैं इस बात से कि ठीक है, आप जो कहोगे वो मान लिया जाएगा। आगे चलकर के 1946 में ये राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसने एक संविधान सभा जो बनाई थी, संविधान सभा के ये सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद उसमें एक समिति बनती है। कौन सी? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का इन्हें क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। और फिर इन्हें कार्य दिया जाता है क्या? संविधान लिखने का। ये हमें पता है कि संविधान लिखने का कार्य दिया और इन्होंने प्रारूप समिति के अंदर अध्यक्ष पद हासिल किया और फिर संविधान निर्माण का कार्य किया। और संविधान कब बन करके तैयार हुआ ये भी अपने को पता है। कितना समय लगा उसमें? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा उसके अंदर। और 23 नवंबर 1949 को ये कार्य क्या कंप्लीट हो जाता है। वैसे कितना समय लगा इसमें? 2 वर्ष 11 माह 18 दिवस। संविधान निर्माण में जो समय लगा वो कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिवस का। फिर ये सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए उस समय जो ये
छुआछूत का ज़्यादा सिस्टम था, इसे समाप्त करने हेतु कई ऐसे आंदोलन किए। और भाई जैसे ही गवर्नमेंट बनती है तो उस गवर्नमेंट के अंदर, सरकार के अंदर इन्हें पहला विधि मंत्री भी बनाया जाता है। पहले विधि मंत्री बनते हैं ये। और फिर अक्टूबर 1956 के अंदर, अक्टूबर 1956 में 5 लाख साथियों के साथ में, अक्टूबर 1956 में 5 लाख साथियों के साथ में ये हिंदू धर्म को छोड़ करके और कौन सा धर्म अपनाते हैं, बौद्ध धर्म अपनाते हैं। और कुछ ही दिनों बाद में, बौद्ध धर्म अपनाने के कुछ ही दिनों बाद में ये 6 दिसंबर 1956 को, 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अक्टूबर के माह में तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, कितने 5 लाख साथियों के साथ में। लेकिन कुछ ही दिन बाद में 6 दिसंबर 1956 को इनकी दिल्ली के अंदर क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है भाई। अब इनकी और बातें नेक्स्ट।